30 अप्रैल 2025 का दिन देश की राजधानी दिल्ली में दो बड़ी बैठकें और दो बड़े फैसले, एक देश की सुरक्षा से जुड़ा और दूसरा देश के सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम से। आज के शो में विस्तार से बात करेंगे पहलगाम हमले पर सरकार ने अब और क्या फैसले लिए हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं और जातिगत जनगणना को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने हामी क्यों भरी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग और कैबिनेट कमेटी की पॉलिटिकल अफेयर्स वाली मीटिंग, उनके फैसलों से क्या सामने आया जब देश के सूचना प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो कि देश की कैबिनेट के प्रवक्ता भी हैं, वो पत्रकारों से मुखातिब हुए। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by Haier, American Pistachios and Candid. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल की शाम को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक की थी, जिसमें देश की तीनों सेनाओं के मुखिया भी शामिल थे। तस्वीरें आईं, सब गंभीर भाव भंगिमाओं के साथ। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी। किन लोगों ने? जो इस जानकारी के बारे में, इस बातचीत के बारे में जानते थे। सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया कि सेना को टारगेट, टाइमिंग, इन सब का हक दिया गया है तय करने का। इसी क्रम में अगले रोज, आज के रोज यानी 30 अप्रैल के रोज प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई और बैठकों की अध्यक्षता की। सबसे पहले देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी कैबिनेट कमेटी यानी CCS, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद थे। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजीव डोभाल और दूसरे जरूरी अधिकारी भी। बैठक में सुरक्षा व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया गया और आगे के लिए जरूरी प्लान पर बात हुई। दोपहर में हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स यानी CCPA की भी अध्यक्षता की। इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसमें केंद्रीय कैबिनेट के शीर्ष सदस्य शामिल होते हैं। जैसे अभी इसमें PM के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इसके अलावा सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, रोड मिनिस्ट्री के नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं। CCPA की आखिरी बार बैठक हुई थी फरवरी 2019 में, जब पुलवामा में CRPF काफिले पर आत्मघाती आतंकवादी हमला हुआ था। और इसी CCPA की बैठक के बाद भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। आज की CCA बैठक के बाद समाचार चैनलों पर एक संदेश फ्लैश हुआ कि शाम 4 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी, सरकार एक जरूरी मुद्दे पर बात करेगी। 4 बजे स्क्रीन पर नमूदार हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो केंद्रीय कैबिनेट की, जैसा बताया, प्रवक्ता भी हैं। सबको उम्मीद थी पहलगाम हमले को लेकर लिए गए फैसलों में शायद कुछ जानकारी दी जाए, लेकिन मंत्री ने बताया कि देश की सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया, यानी जो जनगणना करवाई जाएगी उसमें जाति का कॉलम भी होगा, नागरिकों से पूछा जाएगा। दर्शकों को याद होगा, आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी व्यापक रूप से। 1951-52 में SC/ST की कैटेगरी में जनगणना हुई थी, लेकिन व्यापक रूप से जनगणना आज़ाद भारत में पहली बार होगी। लोगों को लगा, जब राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा चल रही है, तब राष्ट्र की राजनीति को एक नया ट्विस्ट देने वाले मुद्दे पर फैसला क्यों? सोशल मीडिया पर विमर्श चल रहा था, टीवी चैनलों पर भी, लेकिन विषय बदल गए, प्रतिक्रियाएं भी बदल गई। इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता अभी भी सबसे पहले पहलगाम का आतंकी हमला और न्याय का इंतजार है। आज इसी चीज को लेकर CCS की बैठक के अंदर भी जो है डिस्कशन हुआ। जम्मू कश्मीर के जो पूरी स्थिति है उसका रिव्यू, साथ साथ बॉर्डर एरिया पर क्या है, सीज फायर का वायलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो किया जा रहा है, इन सब चीजों को लेकर पूरा ब्रीफ आज भी हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कल जब हाई लेवल मीटिंग हुई तो उसमें साफ साफ कह दिया कि आतंकियों को जो है करारा जवाब देना होगा। इसके लिए दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है हमारा, और जो सेना का पराक्रम है उसको हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि किस तरीके से आतंकवाद का जवाब दिया जाए, किन टारगेट्स पर जो है पॉइंट आउट किया जाए, किस समय और किस तारीख को किया जाए, ये सेना को तय करना है। सेना को आतंकवादियों को जवाब देने के लिए खुली छूट है। इन फैसलों से पहले पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कुछ नई बयानबाजियां की। वहां के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक्स पर पोस्ट लिखा
कि पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत पहलगाम की घटना को बहाना बनाकर अगले 24 से 36 घंटे के बीच फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। किसी भी किस्म के हमले का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। क्षेत्र में संभावित विनाशकारी परिणामों की जिम्मेदारी भारत पर होगी, ऐसा वहां के मंत्री ने कहा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी इस तरह के बयान दिए। पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से भी कहा गया कि भारत हमला कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तरफ से भी एक पोस्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि भारत बड़ा देश है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो अगर ऐसा कुछ करेगा तो पाकिस्तान एक होगा। हालांकि पाकिस्तान के हुक्मरान बटे हुए हैं। इसके अलावा इमरान खान ने शरीफ परिवार और जरदारी परिवार की लानत मलानत की और कहा कि वो भारत के खिलाफ खुल के नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनका काला धन और उनके आर्थिक कच्चे चिट्ठे भारत के पास मौजूद हैं और उन्हें लगता है कि यदि वो भारत का विरोध करेंगे तो उनके रुपये पैसों की ऐसी तैसी हो जाएगी। लब्बुलुआब ये है। इसके अलावा क्या बात हुई? देखिए, बात तो ये है कि कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी के अलावा सब कयासबाजियां हैं कि सरकार क्या एक्शन लेगी। पाकिस्तान अपने डर दिखा रहा है, भारत अपनी तैयारियां कर रहा है। अगर बात सुननी ही है तो हम सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट्स, इन दो डोमेन के जो जानकार हैं, उनकी बात सुन सकते हैं। हमने कुछ एक्सपर्ट्स से बात की और कुछ एक्सपर्ट्स को पढ़ा। रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलके भी कर सकते हैं। रिस्पॉन्स आ सकता है। और कितनी डोमेन्स हैं आज? अब ये 2016 नहीं रहा। अब ड्रोन्स हैं, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेस है, साइबर है। अब बहुत सारे डोमेन्स आ गए हैं, तो इन सब का समन्वय होके एक मल्टी डोमेन रिस्पॉन्स हो सकता है। लेकिन इस पे ज्यादा हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि जैसे डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल रिस्पॉन्स है ना, जो इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह का जो है, वो पहले डिसीजन दी जाती है, फिर अनाउंस किया जाता है, फिर अप्लाई किया जाता है। लेकिन मिलिट्री रिस्पॉन्स हमेशा वो पहले अप्लाई किया जाएगा, उसको गुप्त रखा जाएगा, उसको पहले अप्लाई किया जाएगा और उसके बाद उसकी अनाउंसमेंट होगी जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक की भी। आपने भारत के विकल्पों के बारे में सुना, इसको और विस्तार देते हैं। विदेशी मामलों के जानकार हैं प्रोफेसर सी राजा मोहन। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में उनका लेख छपा, उसकी मुख्य बातें सुनिए। भारत को सुनिश्चित करना होगा कि देश में सांप्रदायिक हिंसा न भड़के। ये पाकिस्तानी फौज के जनरल आसिफ मुनीर की 2 नेशन थियरी को चुनौती देने के लिए जरूरी है। दूसरा बिंदु, भारत को केवल सैन्य कार्रवाई से आगे बढ़कर मुनीर की राजनीतिक स्थिति को कमजोर करना होगा। तीसरी बात, भारत को पाकिस्तान के उन राजनीतिक समूहों से संपर्क करना चाहिए जो पाकिस्तान में बदलाव चाहते हैं। और चौथी बात, भारत को चीन की रिएक्शन पर भी नजर रखनी होगी। पांचवा और आखिरी बिंदु, ग्लोबल समुदाय को यह समझना होगा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से लड़ना सबकी जिम्मेदारी है। रक्षा मामलों के एक और विशेषज्ञ हैं हर्ष पंत और विनय कौरा। हर्ष किंग्स कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी प्रिंट में लिखा कि भारत की चुनौती क्या है? आतंकवाद का मजबूती से जवाब दे, ऐसी कार्रवाई जो तुरंत असर भी डाले और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट और सॉल्यूशन भी, और इसके लिए 3 कदम सुझाए। सीमा पार आतंकी नेटवर्क को नष्ट किया जाए, वैश्विक समुदाय को भारत के पक्ष में किया जाए ताकि डिप्लोमेटिक प्रेशर न पड़े भारत पर, और पाकिस्तान के आंतरिक संकटों का इस्तेमाल कर उनकी रणनीति को कमजोर किया जाए। इसके अलावा मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रताप भानु मेहता, उन्होंने भी अखबार में कॉलम में लिखा पहलगाम हमले से जुड़ी चुनौतियों के बारे में। क्या लिखा मेहता ने? पहलगाम के आतंकियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन दक्षिण एशिया में धार्मिक हिंसा का डर बना रहेगा। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका जवाब शांति और धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को कमज़ोर न करे। ये हमला हमारी सामूहिक नियति को और जटिल बनाता है और हमें उस खाई के किनारे खड़ा रखता है जहां से बचने के लिए सावधानी और रणनीति दोनों ज़रूरी हैं। अगले विद्वान जिनकी बात आपको सुननी चाहिए वो हैं फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और कहा, इस हमले से लोकल टूरिज्म पर असर पड़ेगा, लोगों की आजीविका प्रभावित होगी, लेकिन ये मान लेना गलत होगा कि जम्मू कश्मीर में हिंसा कम करने की बरसों की मेहनत बेकार हो गई है। ऐसा सोचना आतंकियों और उनके पाकिस्तानी आकाओं के नैरेटिव को ही मजबूती देगा। पहलगाम नरसंहार का तुरंत जवाब देना जरूरी है, लेकिन एक लंबी रणनीति भी बनानी होगी। कुल मिलाकर सारे स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स एक बात पर सहमत हैं, पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म इंतजाम करना होगा। भारत के तरीके अलग अलग हो सकते हैं और जनता के दबाव में
तुरंत कोई कार्रवाई करने के बजाय पूरी तैयारी के साथ पर ऐसी ठोस कार्रवाई करनी चाहिए कि आतंकी लॉन्च पैड नष्ट हो, आतंकियों का नेटवर्क नष्ट हो और पाकिस्तान आगे भी इस तरह की हिम्मत ना कर पाए, फिर भले ही उसके लिए टारगेटेड ऑपरेशंस ही क्यों ना करना पड़े। रणनीति के बाद अब राजनीति की बात करते हैं। कल के शो में हमने कांग्रेस की एक सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र किया था जिसके जरिए पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। विवाद बढ़ा तो पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। दिन भर डिफेंड करने के बाद कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकारों का कहना है कि सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश के बीच जो टर्फ वॉर चल रहा है ये उसका भी नतीजा है और राहुल गांधी को दखल देना पड़ा अपने रायबरेली दौरे के बाद। उसके बाद सोशल मीडिया की टीम जो सुप्रिया श्रीनेत की टीम है उसने इस पोस्ट को डिलीट किया। इससे इतर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या का दावा कि कांग्रेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीआर है और भूल गई कि एक जिम्मेदार विपक्ष को किस तरह बर्ताव करना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने भी कहा कि ये इंडी नहीं रावलपिंडी गठबंधन है। ये सारे जो कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के साथी पार्टियों के लोग जो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, मैं तो आज एक प्रस्ताव रख रहा हूं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम इंडी अलायंस वाले हैं। ये इंडी अलायंस वाले नहीं हैं, ये रावलपिंडी अलायंस है। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने एक पोस्ट की और लिखा, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की, लेकिन 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए घातक आतंकी हमलों के ठीक 2 दिन बाद 28 नवंबर को बीजेपी ने क्या किया। उस वक्त गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई गए और दिखावे के लिए मीडिया को संबोधित किया। बीजेपी ने उसी दिन अखबारों में एक आपत्तिजनक विज्ञापन भी जारी किया। ये इतिहास है। ये तो सियासत की बातें हो गई। अब हम अपना फोकस कुछ ठोस बातों पर लाते हैं। इंडिया टुडे से जुड़े जितेंद्र बहादुर सिंह ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें बताया कि पहलगाम हमले को अंजाम देने में लश्कर आतंकी नेटवर्क के एक स्लीपर सेल का रोल सामने आया। इसका सरगना है आतंकवादी फारूक अहमद। बीते दिनों कुपवाड़ा में उसका घर गिराया गया था। एनआईए सूत्रों का कहना है कि अहमद अभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है। यहीं से बैठकर वो घाटी में कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए सूत्रों ने बताया कि अहमद के नेटवर्क के जरिए पाकिस्तानी आतंकी घाटी में घुसपैठ करते रहे हैं। कुछ और ज़रूरी जानकारियां भी सामने आई। मसलन 1990 से 2016 के बीच भारत पाकिस्तान के बीच मूवमेंट करता रहा अहमद। अपने नेटवर्क से संपर्क साधने के लिए सिक्योर ऐप्स का इस्तेमाल करता है। पहलगाम हमले के बाद अहमद के नेटवर्क के कई आतंकी पकड़े जा चुके हैं, ये भी दावा सामने आया। इंडिया टुडे की ही एक और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बारे में सुनिए जिसने आतंकवाद पर पाकिस्तान का असली चेहरा सामने ला दिया। अंकित कुमार और अरविंद ओझा की रिपोर्ट में बताया गया कि 26/11 हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद इस वक्त लाहौर में अपने घर में आराम से रह रहा है। उसे पाकिस्तानी आर्मी और खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण मिला है। पहलगाम हमले में भी हाफिज के शामिल होने के सुराग हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय जो सैटेलाइट विजुअल और वीडियो चल रहे हैं वो हाफिज के घर के हैं। इन्हें देखने पर लगता है गोया किसी सामान्य आदमी का घर ऊपरी तौर पर, लेकिन ऐसा है नहीं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा एक मस्जिद नुमा बिल्डिंग जिसमें हाफिज रहता है, पास में एक मदरसा जिसमें हाफिज आता जाता है और एक प्राइवेट पार्क जिसमें सुख सुविधाओं की तमाम व्यवस्थाएं हैं। इस खोजी रिपोर्ट पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं साथी पत्रकार। जी देखिए, हमारी जांच के 2 हिस्से हैं। एक वीडियो सबूत है जिसमें न सिर्फ उस घर का, उस पूरे मोहल्ले की वीडियोग्राफी की गई है, बल्कि कैमरे पर जो हाफिज सईद के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे कंफर्मेशन लिया गया है कि वो हाफिज सईद की सिक्योरिटी के लिए वहाँ लगाए गए हैं। दूसरा हिस्सा हो सकता है वीडियो कहीं और का हो सकता है, हमारे सोर्सेज ने गलत वीडियो हमें प्रोवाइड कर दिया हो। उसे वेरीफाई करने के लिए हमने एक दूसरा एलिमेंट लगाया है। हमने सैटेलाइट पिक्चर से उस वीडियो में मौजूद जितने एलिमेंट्स हैं उसको वेरीफाई किया है और इस बात को इंश्योर किया है कि ये उसी जगह का वीडियो है जहाँ पे हाफिज सईद रहता है। एक तीसरा पक्ष भी है जो पता है हाफिज सईद का। अगर आप उसे मैच करें जो भारत के ऑफिशियल डॉजियर्स में है या यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के वेबसाइट पे है, जहाँ पे, क्योंकि हाफिज सईद एक ग्लोबली प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट आतंकवादी है तो उसका एक पता भी सैंक्शन की लिस्ट में आता है। ये दरअसल वही पता है जिस पते को सैंक्शन किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, भारत के द्वारा और भी कई देशों के द्वारा। इन तीनों चीज़ों को मिला के हम पूरे 100% दावे से कह सकते हैं कि हाफिज सईद लाहौर के जौहर टाउन में उसी जगह पे रहता है जिसकी तस्वीरें आज हम लोगों को दिखा रहे हैं। अब सवाल उठता है इसका मतलब क्या, इसके मायने क्या है। सबसे बड़ी बात जो आती है वो ये कि
ओसामा बिन लादेन को अगर आप देखें, एबटाबाद में जब ओसामा जहाँ रहता था, वो बिल्कुल ही एक अलग थलग जगह थी, खाली जगह थी। उस ज्योग्राफी के वजह से अमेरिका के जब नेवी सील्स आए, उन्हें उतना स्पेस, उतनी जगह मिली कि वो एक हेलीकॉप्टर को लैंड करा सके, एक ऑपरेशन कर सके, मिलिट्री ऑपरेशन आसान हो गया। अगर आप दूसरे आतंकवादी की बात करें जो पाकिस्तान में अभी भी है, मौलाना मसूद अजहर जो कि जैश ए मोहम्मद का चीफ है, वो बहावलपुर में जिस जगह पर रहता है वो भी एक तरह से बिल्कुल ही एक शहर से अलग एक जगह है। लेकिन हाफिज सईद ऐसा नहीं है। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना, ISI, वहाँ की सरकार जानबूझकर हाफिज को एक ऐसी जगह पे शहर के बीचों बीच रखे हुए हैं जहाँ पे बहुत ही घनी आबादी रहती है। वहाँ पे किसी तरह का मिलिट्री एक्शन करना हाफिज सईद के लिए, हाफिज सईद के खिलाफ, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। पाकिस्तानी सरकारें लगातार कहती रही हैं कि हाफिज सईद कैद में है, लेकिन ये किस तरह की कैद है? पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान ने बार बार कहा कि वो खुद आतंकवाद से पीड़ित थे, लेकिन मानव सभ्यता के इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक को संरक्षण देना इन दावों को खोखला साबित करता है। पाकिस्तान पर लंबा अध्ययन रखने वाले जानकार क्या कहते हैं, सुनते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिससे आतंकवाद में कुछ कमी हो या आतंकवादी संगठनों पर किसी तरह की लगाम लगाई जाए, या जो लोग आतंकवाद से जुड़े हुए हैं 26/11 हो या दूसरे आतंकवाद हो, उनको कोई सजा दी गई। जो आतंकवादी जिनको के यूनाइटेड नेशंस ने, सिक्योरिटी काउंसिल की एजेंसी ने, एक कमेटी ने घोषित कर रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। हाफिज सईद जैसे लोग, इनको एक सेफ हाउस से निकाल के दूसरे सेफ हाउस में डाल देते हैं सेना। ये सभी आतंकवाद उनकी पॉलिसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। पहलगाम जैसा अटैक संभव ही नहीं है बगैर सेना की मदद के, ISI की मदद के। हाफिज सईद उनके बहुत इम्पोर्टेंट आदमी हैं। उनको, या यही नहीं बल्कि हम देख रहे हैं दाऊद इब्राहिम भी वहीं हैं, उनके ऊपर भी अलग अलग घरों में उन्हें शिफ्ट करते रहते हैं। उनके बारे में भी भारत ने बताया, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जा चुके हैं। तो इस तरह के बहुत से हैं जो उनके यहाँ हैं और ये काम लगातार करते रहते हैं, उनका इस्तेमाल ये करते रहते हैं। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की सेना, जैसे मैंने पहले कहा, कि स्वयं एक आतंकवादी संगठन की तरह हो गई है। इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, एक मिलिटेंट ग्रुप को पीछे पड़े हुए हैं, बल्कि सेना ही को पूरे करना चाहिए, आतंकवादी संगठन समेत जो है, तभी जाके कुछ रोक लग पाएगा। ये तो हो गई भारत की तैयारियों की बात, पाकिस्तान के दोगलेपन की बात। लेकिन अब बात करते हैं भारत में पाकिस्तान के मंसूबों को कैसे मजबूती मिल रही है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत में सांप्रदायिक तनाव हो, दंगे हो, और देश में कुछ गुस्साए लोग उनकी इस कोशिशों को कामयाब कर रहे हैं, पहचान के आधार पर नागरिकों को निशाना बनाकर। कहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं, देखते हैं। गाजियाबाद लोनी के सिरौली गांव में मुस्लिम फेरी वालों के प्रवेश पर रोक का वीडियो वायरल। पुलिस ने 7 युवकों के खिलाफ FIR भी दर्ज की। दूसरी घटना भी यूपी के फतेहपुर की है। 27 अप्रैल के दिन यहां हिंदू संगठनों और व्यापार मंडल ने बाजार बंद का आह्वान किया। इस दौरान पीरनपुर मोहल्ले में एक मुस्लिम दुकानदार ने दुकान बंद करने से मना किया। इसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश की बात करें तो शाहजहांपुर का रहने वाला एक युवक जनरल कोच में सफर कर रहा था। फोन पर पहलगाम हमले से जुड़ी एक रील देख रहा था। इस दौरान ट्रेन में सवार कुछ युवकों ने आपत्ति जताई, विवाद बढ़ा, फिर मारपीट हुई। अंबाला हरियाणा का, यहाँ हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने 5-6 दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए मारपीट की, दुकानों का सामान बाहर फेंका। एक चिकन बिरयानी की दुकान के सामने खड़ी रेहड़ी को भी आग के हवाले कर दिया और एक दूसरी रेहड़ी को ईंट पत्थर से तोड़ दिया। मसूरी, यह है उत्तराखंड में, यहाँ शॉल बेच रहे कश्मीरी मुस्लिमों पर हमला किया गया। कई व्यापारी वापस लौट गए। भारत कानून से चलने वाला देश है। जिन्होंने पहलगाम के हमले को अंजाम दिया उन्हें इसकी सज़ा मिलेगी, और इसीलिए हम सब, देश की सरकार, देश की सेना के साथ हैं। सभी विद्वान कह रहे हैं अगर सांप्रदायिक झगड़ा करेंगे तो पाकिस्तान के मंसूबों को मजबूत करेंगे। That's the power of the statue. पहली बड़ी खबर यहीं तक। अब बात करते हैं जातिगत जनगणना की। आज़ाद भारत में पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए।
यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग पूरी की ही थी कि राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। विपक्ष बोला, हम तो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। बीजेपी के सहयोगी दलों ने इस विषय पर सरकार का खुलकर समर्थन किया। पहले विपक्ष की बात, आरजेडी ने कहा ये हमारी जीत है। अखिलेश यादव ने कहा पीडीए की जीत है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और राहुल गांधी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी बाकी थी। शाम 7 बजे वो नमूदार हुए। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। ये तो हुई विपक्ष की बात। सत्ता पक्ष की तरफ से क्या बयान आए, सुनते हैं। लंबे समय से मैं, मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था, यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। कोई ऐतिहासिक निर्णय अगर हुआ है तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने साहसिक कदम उठाया है। तो क्रेडिट ले रहे हैं, आज तक कभी कुछ किया नहीं, हर चीज में क्रेडिट लेने के लिए खड़ा हो जाते हैं। वही राहुल गांधी जी को अपनी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए ना, इस देश में सबसे ज्यादा किसने शासन किया। अब सबके मन में सवाल कि बीजेपी जातिगत जनगणना के सवाल पर दाएं बाएं करती थी। उनके खेमे से नारे आते थे, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू पहचान पर जोर दिया जाता था। फिर अचानक से जातिगत जनगणना के साथ ये अनाउंसमेंट क्यों हो गया? कई लोगों ने टाइमिंग की बात की, कहा कि देश का जनमत पहलगाम के आतंकी हमले से गुस्से में तो है, लेकिन इसके चलते सरकार पर यह प्रेशर ना हो जाए कि उन्हें फौरी कार्रवाई करनी है। सरकार ठोस कार्रवाई के लिए कुछ वक्त जुटा पाए, ये भी एक वजह हो सकती है। कई लोगों ने कहा कि कांग्रेस के रूल वाली सरकारें जहां जहां पर हैं, जैसे कर्नाटक या तेलंगाना, वहां पर जातिगत जनगणना या जातिगत सर्वे जैसी चीजें हो रही थी, क्योंकि जनगणना तो केंद्र के स्तर पर होती है और इससे बीजेपी के ऊपर प्रेशर बन रहा था। और ये सब जानते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने यह नारा लगाया था कि इनको 400 पार इसलिए चाहिए ताकि ये संविधान बदल सकें और आरक्षण को छीन सकें। यानी जातिगत जनगणना के मोर्चे पर, चाहे यूपी हो या फिर जिस राज्य में चुनाव होने हैं, ऐसा बिहार, वहां लगातार सत्तारूढ़ भाजपा पर दबाव बन रहा था। ऐसे में ये उस दबाव को खत्म करने की कोशिश है। हालांकि भाजपा ने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके थे कि जातिगत जनगणना कोई मुद्दा नहीं है, सरकार इस पर फैसला करेगी और सही समय पर सूचित करेगी। जानकारी दे रहे हैं साथी पत्रकार। एक बयान गृह मंत्री अमित शाह का भी इस बाबत आया है, जो बीते साल का है, साल 2024 का सितंबर का 18वां दिन, 18 तारीख, भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का जो 100 दिनों का कार्यकाल पूरा हुआ, उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या कास्ट बेस्ड सेंसस जो है उसकी संभावना है, तो इस पर उनका जवाब आया। जवाब ये कि जल्द ही सेंसस की घोषणा की जाएगी और घोषणा के साथ ये सारे डिटेल्स कि कास्ट बेस्ड सेंसस होगा या नहीं, इसकी डिटेल्स भी पब्लिक की जाएंगी। लोगों ने और एनालिस्ट ने मतलब निकाल लिया कि शायद आगे आने वाले दिनों महीनों में मोदी सरकार जातिगत जनगणना की ओर जा सकती है। इशारे कुछ इस तरह के दिए गए। इसलिए ही जब आज सरकार का ये फैसला जातिगत जनगणना कराने का आया, तो उसके बाद भाजपा के हलकों में और भाजपा के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो उनको पत्रकारों को सूचना देने के लिए बनाए जाते हैं, वहाँ पे बार बार अमित शाह का ये इंटरव्यू, इससे जुड़ी खबरें पत्रकारों को प्रेषित की गई। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड।
अब तथ्यों की बात। जाति जनगणना में हर जाति के लोगों की संख्या का हिसाब रखा जाता है। 2011 की जनगणना में 29 तरह की जानकारियां इकट्ठा की गई थी। आमतौर पर जनगणना में सवालों की लिस्ट में एक कॉलम अनुसूचित जाति जनजाति के लिए होता है, लेकिन लंबे वक्त से मांग हो रही थी कि हर जाति का डेटा इकट्ठा किया जाए, यानी कॉलम की संख्या बढ़ाई जाए। और कई और राज्यों में सर्वे भी हो रहे थे। मसलन कर्नाटक में 2015 में सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ, जाति को शामिल किया गया, पर नतीजे पब्लिक नहीं किए गए। बिहार में 2023 में कास्ट सर्वे हुआ, पता चला 84% आबादी मार्जिनलाइज समुदाय से, यानी पिछड़ी या फिर दलित समुदाय से या आदिवासी समुदाय से। ओडिशा में भी 2023 में पिछड़े समुदायों की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति जानने के लिए जाति आधारित सर्वे हुए। आंध्र प्रदेश में भी इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया गया और तेलंगाना में 2024 में इस तरह का सर्वे हुआ। अब सवाल ये है कि क्या कभी देश में जाति जनगणना हुई, और अगर हाँ तो इसमें किस तरह की दिक्कतें आई या लाभ हुआ। आज़ादी के पहले 1931 तक जाति जनगणना बरतानिया हुकूमत कराती थी। 1941 तक ये सिलसिला चला, लेकिन 41 में डेटा पब्लिश नहीं किया गया। वजह तब के जनगणना कमिश्नर M.W. यीट्स, उन्होंने कहा पूरे देश की जाति आधारित टेबलिंग तैयार नहीं हो पाई है, टेबल नहीं बन पाई है। एक नोट भी लिखा उन्होंने कि सरकारी उपक्रम के हिस्से के तौर पर इस बड़े और महंगे टेबल के लिए वक्त बीत चुका है। इसके बाद अगली जनगणना से पहले देश आज़ाद हुआ। 1951 में सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति को ही गिना गया। संविधान लागू होने के साथ ही SC/ST के लिए आरक्षण शुरू हो गया। पिछड़े वर्ग की तरफ से आरक्षण की मांग उठी। इसकी परिभाषा क्या हो, इस वर्ग का उत्थान क्या हो, इसके लिए नेहरू सरकार ने 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया। आयोग ने पिछड़े वर्ग का हिसाब लगाया। जाति के आंकड़ों का आधार था 1931 की जनगणना। हालांकि आयोग के सदस्यों में इस बात पर सहमति नहीं बनी कि पिछड़ेपन का आधार जातिगत हो या आर्थिक। कुल मिलाकर आयोग इतिहास की एक घटना भर रह गया। पिछड़ों को लेकर कोई नीतिगत बदलाव नहीं हुआ। फिर आया साल 1978। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने BP मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। दिसंबर 1980 में मंडल आयोग ने रिपोर्ट दी, पर तब तक कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी जिसने इस पर कार्रवाई नहीं की। मंडल आयोग भी 1931 की जनगणना के आधार पर ही अपनी संस्तुतियां बता रहा था। उसका कहना था कि कुल आबादी में 52% हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की है। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर 9 साल तक कुछ नहीं हुआ। फिर 1990 में VP सिंह की सरकार ने एक सिफारिश को इस आयोग की लागू कर दिया। सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण मिले। इसके खिलाफ देश में प्रदर्शन भी हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जिसने इस आरक्षण को सही माना, लेकिन ओवरऑल रिजर्वेशन की लिमिट 50% तय कर दी, कैप लगा दिया। इसके बाद UPA 1 सरकार में 2006 में उस समय के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, यानी आज की शब्दावली से कहें तो शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट 2 शुरू किया और फैसला किया कि देश के जो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें भी OBC रिजर्वेशन लागू किया जाए, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IIT, IIM, एम्स इत्यादि। फिर से बवाल, फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और इस आरक्षण के पक्ष में आया। उसके बाद से 2010 से ही जाति आधारित जनगणना की मांग शुरू हुई। लालू यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, गोपीनाथ मुंडे जैसे कई नेताओं ने जोर शोर से ये मांग उठाई, लेकिन तब कांग्रेस में इसको लेकर उत्साह नहीं था। मार्च 2011 में उस वक्त के गृह मंत्री P चिदम्बरम ने लोकसभा में कहा था, जनगणना में जाति का प्रावधान लाने से यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है और जो लोग जनगणना का काम करते हैं, खासतौर पर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक, उनके पास इस तरह की जातिगत जनगणना का अनुभव या ट्रेनिंग नहीं है। हालांकि UPA सहयोगियों के दबाव के बाद मनमोहन सरकार को जातीय जनगणना पर विचार करना पड़ा। 2011 में प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में कमेटी बनी जिसने इसके पक्ष में सुझाव दिया। इस जनगणना को नाम दिया गया सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, शॉर्ट में SECC। 4,893 करोड़ रुपए खर्च करके सरकार ने ये जनगणना कराई। जिले के हिसाब से पिछड़ी जातियों को गिना गया। इसका डेटा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को दिया गया। इसके कैटेगराइजेशन के लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के तहत विशेषज्ञों का समूह भी बना। तब तक सरकार भी बदल चुकी थी। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार आ गई थी, पर यह साफ नहीं कि इसने अपनी रिपोर्ट दी या नहीं, क्योंकि ऐसी कोई रिपोर्ट अब तक पब्लिक नहीं की गई है। कुल मिलाकर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी केंद्र सरकार आज तक ये आंकड़ा जारी नहीं कर पाई। फिर जुलाई 2021 में संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार से जातीय जनगणना पर सवाल पूछा गया। सवाल 2021 की जनगणना जातियों के हिसाब से होगी या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं। सरकार का लिखित जवाब आया कि सिर्फ SC/ST को ही गिना जाएगा, यानी OBC जातियों को गिनने का कोई प्लान नहीं है। यानी मोदी सरकार ने तब साफ कहा कि जातिगत जनगणना पर विचार नहीं हो रहा। फिर अचानक से चीजें क्यों बदल गई? क्यों बीती रात अचानक संघ प्रमुख मोहन भागवत से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई? आज कैबिनेट से जातिगत जनगणना पर
फैसला आया और पूरा विमर्श बदल गया। फैसला ऐसे वक्त में जब लोग पॉलिटिकल टाइमिंग और पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात कर रहे हैं। आज का लंडन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। माजी भी अब उदास है मेरे हाल की तरह, माजी भी उदास है मेरे हाल की तरह, ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। जसुदा जन्म हुआ पागा वाली रात। अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया गोली मार देगी।